चालू कीजिए। ठीक है, चलो भाई थोड़ा देख लो साउंड आ रहा है कि नहीं। गुड आफ्टरनून बालकों, और कैसा चल रहा है रिवीजन? आपका रिवीजन कैसा चल रहा है मुझे बताएं आप लोग। और मैं आपके लिए रोज लेके आता हूं जनवरी अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा एक हेल्प के तौर पे किसी न किसी एक चैप्टर का रिवीजन। जैसे पिछली क्लास में शायद मैंने इंडेस 15 आपको बताया था, और फिर उसके बाद वाले क्लास में हमने आपसे इंडेस 19 की बात की थी। आज क्या पढ़ा दिया जाए, कौन सा एस पढ़ा दिया जाए आज बताइए। आज चलिए इंडेस 17 करा देते हैं। इंडेस कह रहा हूं एस फाइनल करते करते उसकी चर्चा चलने लगती है। इंडेस 17 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या है 5 नंबर का ये पूछ ही देता है। शायद अब की बार भी आया था। सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है? ये एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज है that is engaged in providing goods and services that is subject to risk and return different from other segment. Subject to risk and return different from other segment. ठीक है, तो देख लो यहां पे क्या लिखा है। सेगमेंट क्या है? डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। डिस्टिंग्विशेबल है, एकदम बेटा कैच कर लेना है। विच इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट फ्रॉम अदर सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट से अलग हो। आप कहेंगे एग्जाम्पल बताओ। हिंदुस्तान लीवर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। भाई साहब ये डेंटल केयर भी बनाता है, टूथपेस्ट, ब्रश, और ये साबुन है ना, डिटर्जेंट भी बनाता है, और ये मेंटल केयर भी बनाता है। पॉन्ड्स, लैक में गाल में लगाओ, ओठों पे लगाओ, आंखों पे, कजरारे, ठीक है कि नहीं? तो तीनों अलग अलग है। क्यों भाई? तीनों का रिस्क अलग है, कंज्यूमर गुड्स ही। इससे बढ़िया मैग्नम आइसक्रीम और क्वालिटी वाल्स आइसक्रीम भी बनाता है भाई साहब, वो भी तो यही है, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट फ्रॉम अदर सेगमेंट। देखना पड़ेगा ये बात। चलिए फिर, दो तरह के बिजनेस सेगमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट ए, हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट बी, हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट सी। ये है डिफरेंट। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो तरीका ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे तरीका ऑफ प्रोडक्शन हो, कोई भी तरीका हो सकता है। एरिया, हम बेच रहे हैं नॉर्थ इंडिया, हम बेच रहे हैं साउथ इंडिया, हम बेच रहे हैं फॉरेन। तो एरिया बदल जाए तो ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट बदल जाए तो बिजनेस सेगमेंट। तो दो तरह के सेगमेंट हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों? तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि टीम का टोटल स्कोर तो लिखते ही लिखते हैं, क्या टीम के टोटल स्कोर के अलावा हम इंडिविजुअल भी लिखते हैं कि वे बैट्समैन ए ने, बैट्समैन 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने क्या बनाया? तभी तो अगले मैच के लिए पता चलेगा बेस्ट कौन, तभी तो अगले मैच के लिए पता चलेगा हु इज द बेस्ट। ये वही है बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग की कहानी, याद रहेगा? ठीक बात है ना। तो चलो हम सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करते हैं। देखो यहां ध्यान से देखो, सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए क्या सबको रिपोर्ट करना है या मेटलिटी का ध्यान रखना है? हमने पढ़ा है हमेशा हम मेटलिटी का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम मेटलिटी का ध्यान रखते हैं बेटा, तो आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट को देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी। इसके अंदर क्या होना है? सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेड ओनली व्हेन, कब? 10% थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया हो, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर
या टोटल एसेट या टोटल प्रॉफिट, 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट या टोटल प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस के समय हमें देखना है विच वॉज हायर इन एब्सोल्यूट नंबर, मतलब प्रॉफिट सारे सेगमेंट के या लॉस सारे सेगमेंट का जो ज्यादा हो उसको लेके चलना है। यानी कि टोटल रेवेन्यू का 10%, उसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, टोटल एसेट्स का 10% या टोटल प्रॉफिट का, इसमें से कोई भी एक अगर कवर हो जाए तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। मतलब इन्होंने 10% या उसके ज्यादा को मटेरियल माना है। इसका मतलब जो 5 है, 6 है, 4 है, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ और बातें हैं जहां पे हो भी सकता है। चलिए आगे चलें। मैनेजमेंट क्राइटेरिया, देखिए मैंने जानबूझ के शॉर्ट में लिखा है ताकि आप याद कर सकें। मैनेजमेंट क्राइटेरिया, मैनेजमेंट क्राइटेरिया क्या है बेटा? मैनेजमेंट क्राइटेरिया का मतलब है कोई भी ऐसा, ध्यान देना, जिसको मैनेजमेंट समझता है कि बेशक अभी ये छोटा है लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बड़ा होगा। ध्यान देने की जरूरत है। नहीं होता है कि भाई कई बार टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं, एक प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर भी कोच बोलता है कि यही फ्यूचर है। उसी तरह से अगर आपको मन लगता है कोई नया डिवीजन है, कोई नया सेगमेंट है, लेकिन आगे बहुत तरक्की की उम्मीद है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट क्राइटेरिया। ठीक है। पास्ट ईयर क्राइटेरिया ये क्या है? पास्ट ईयर क्राइटेरिया का मतलब है कि पिछले सालों में जो हुआ उसको देखना है, इसको बोलते हैं पास्ट ईयर क्राइटेरिया। और फिर एक होता है रेसिडुअल क्राइटेरिया। रेसिडुअल क्राइटेरिया क्या है? रेसिडुअल क्राइटेरिया का मतलब है कि बेटा जी, पास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल जो था, अब की बार नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो भी इस साल सिलेक्ट होगा, अगले साल मत कीजिएगा। अब रेसिडुअल का मतलब है जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, रिपोर्टेबल जो 1, 2, 3 में सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 10% में, मैनेजमेंट में या पास्ट ईयर में, उनका 75% टोटल रेवेन्यू कम से कम होना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ छोटे छोटे 7-8% वाले भी, रेवेन्यू वाले भी आप इंक्लूड कीजिए, ताकि टोटल कितना हो जाए, 75 तो कम से कम हो जाए। जैसे देखो ये है, हमने ये रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट किया, ये सब मिला के 60% है। तो हमें छोटे छोटे 2-3, चाहे वो 7% ही क्यों ना हो, 8% ही क्यों ना हो, उसको भी सिलेक्ट करना है, ताकि टोटल ये कितना हो जाए, 75 हो जाए। इसी को बोलते हैं रिपोर्टेबल। तो कितना अच्छा याद करना है, 10% थ्रेशोल्ड, एसेट्स का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, मैनेजमेंट, पास्ट ईयर या रेसिडुअल, हो गया, बात खत्म। जो बच गया वो अनलोकेटेड है, उसको अदर में दिखाओ, हमें कोई हेडक नहीं लेनी। इसी के ऊपर बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, आ जाओ दिखाता। कौन कहता है कि बहुत ज्यादा मतलब पढ़ना होता है? पढ़ने का थोड़ा तरीका बेटा बनाइए अपना, एकदम फटाफट उंगली पे चीजें याद होनी चाहिए बच्चों को। देखो ये रहा 17, उंगली पे याद होना चाहिए। देखो माइक्रोटेक प्रोड्यूस बैटरी फॉर स्कूटर, कार, ट्रक, ये बाद में करेंगे, ये चलो देख ही लो। बताओ कितने सेगमेंट हैं? तो मुझे लगता है एक तो बैटरी जो ऑटोमोबाइल के लिए उसको ले लो, क्योंकि ऑटोमोबाइल में अलग रिस्क रिटर्न होता है, और एक इन्वर्टर और यूपीएस, ये इन्वेस्टर गलती से हो गया है, इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर, इन्वर्टर समझते हैं ना? तो ये कंज्यूमर है, डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक अलग ले लो और ऑटो का अलग ले लो, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। वैसे बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ें तो ये भी हो सकता है कि स्कूटर अलग ले लो, कार ट्रक अलग ले लो, क्योंकि कमर्शियल हो गया और डोमेस्टिक हो गया। लेकिन चलो छोड़ो, ऑटो ले लो और ये डोमेस्टिक ले लो, 2 सेगमेंट ले लो, क्योंकि दोनों का रिस्क एंड रिटर्न अलग है। यही मेन है ना, रिस्क एंड रिटर्न अलग होना चाहिए। और आगे चलिए, ये पढ़िए, चीफ अकाउंटेंट ये डाटा आपको देता है, सेगमेंट एसेट, रिजल्ट और रेवेन्यू। कहता है केवल एम और एन ही रिपोर्टेबल है, बताइए सही है कि नहीं। आइए बता देते हैं। टोटल सेगमेंट एसेट है 200, 10% होता है 20। अब देखिए ये भी है 20 से ज्यादा, 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 ये वाला नहीं है, बाकी तो है ही। यहां देखो सेगमेंट रेवेन्यू है 1200, 1200 है, इसका मतलब 120, ये भी 120, ये भी 120, चलो ये वाला नहीं है।
तो ये वाला किसी और में सेलेक्टेड है। यहाँ देखो 100 नहीं देखना है बेटा, टोटल प्रॉफिट जोड़ो 50, 10, 10 और 30, तो टोटल प्रॉफिट मेरे ख्याल से हुआ 100। लॉस जोड़ो 120, 190 और 10, लॉस हुआ 200। ठीक है, बताओ इनका 10% किसका है? ये हुआ 20, तो 20 की सब चलो, ये है और ये है और ये है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे देखनी है, चलेगा? पॉसिबल है बेटा? तो बताइए कौन कौन सा रिपोर्टेबल है? एम रिपोर्टेबल है, एन रिपोर्टेबल है, ओ रिपोर्टेबल है, पी रिपोर्टेबल है, क्यू रिपोर्टेबल है, और आर जो किसी में नहीं हुआ वो प्रॉफिट में सेलेक्ट हो गया, आर रिपोर्टेबल है। हम बोलेंगे ऑल सेगमेंट आर रिपोर्टेबल। सुना आपने? ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल। इसलिए चीफ अकाउंटेंट का ये कहना है कि भैया ठीक है ना, केवल एम और एन है वो गलत है, क्योंकि सभी किसी न किसी में सेलेक्ट तो हो ही जा रहा है ना। इसी तरह से बेटा ये सारे क्वेश्चन है, इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि हम क्या ही बताएं आपको। देखो ना यहां भी है सेम क्वेश्चन, ये बड़ा सुपर हिट क्वेश्चन है बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सब एकदम फटाफट। ये देखो खाली प्रॉफिटेबिलिटी का टेस्ट है, 5 नंबर, राम राम। प्रॉफिट ये दोनों जोड़ लो, ये जोड़ लो, तो मेरे ख्याल से ये हो रहा है सब मिला के 300, और ये हो रहा है 250, विच ओवर हाइयर 300। 300 का बताना बेटा 10%, 30, तो ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है। अब तुम कहेंगे ए, सी और ई आर रिपोर्टेबल, बी एंड डी प्रॉफिट के बेसिस पे तो रिपोर्टेबल नहीं है, और किसी बेस पे होता हो तो हम कह नहीं सकते। ठीक, चलें आगे। चलो थोड़ा पढ़ा दें डेफिनेशन। देखो इंटरप्राइज रेवेन्यू सेल फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, लेकिन सेगमेंट रेवेन्यू दोनों एक्सटर्नल भी, चाहे वो डायरेक्टली हो, एलोकेटेड हो, और इंटरनल भी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं लेंगे और इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह नहीं लेंगे जब तक कि हमारा काम ही फिनेंशियल ना हो। काम फिनेंशियल हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। समझ गया बेटा? फिनेंशियल हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। चलेगा? आगे बढ़ो। सेगमेंट एक्सपेंस डायरेक्टली हो या एलोकेबल हो लेना है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेना है जब तक कि हमारा काम ही फिनेंशियल सेगमेंट ना, मतलब लोन देना लेने का काम ना हो। और सेगमेंट रिजल्ट का मतलब ऊपर की जो डिफिनेशन में रेवेन्यू और ऊपर की डिफिनेशन में जो एक्सपेंसेज है वो लेना है। सेगमेंट एसेट जो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने एम्प्लॉय किया वो लेना है, लेकिन नहीं लेना है इनकम टैक्स मतलब डीटीए वगैरह नहीं लेना है। और इन्वेस्टमेंट जब तक कि हमारा काम फिनेंशियल नहीं हो, फिनेंशियल हो तो अलग बात है, अदरवाइज हमें नहीं लेना है। ठीक है बेटा, चलें आगे। सेगमेंट लायबिलिटी, सेगमेंट लायबिलिटी क्या है बेटा? वो ऑपरेटिंग लायबिलिटी है विच एक्सक्लूड इनकम टैक्स लायबिलिटी, चाहे लोन हो, बोरोइंग हो या अदर फाइनेंशियल सिस्टम हो। ठीक है ना? मतलब ऑपरेटिंग तो लेना है, लेकिन से क्रेडिटर हो गया या कुछ ऐसा हो गया लेना है, लेकिन लोन नहीं लेना है क्योंकि वो फिनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं। तुम कैसे कर सकते हैं हमारा है, मतलब क्रेडिटर लीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लीजिए, वो सब लीजिए चलेगा, लेकिन इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं लेना है, डीटीएल नहीं लेना है, क्योंकि डीटीएल तो कॉर्पोरेट पर लगता है, सेगमेंट पे तो लगता नहीं ना। ठीक है, अब इस बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, हम कराना चाहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। हो गया और खत्म, और कुछ इसमें है ही नहीं। अब आपका काम है कि ये जो क्वेश्चन हैं इनको बढ़िया से बना लीजिएगा। चलो इस पे क्वेश्चन पहले करा दें तब लौट के आएंगे। ये देखिए 3 सेगमेंट है एक्स वाई जेड, द टोटल एसेट दिया हुआ है तीनों सेगमेंट का। ठीक है ना, 1 2 3, लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट इसमें शामिल है। कहता है कि भाई सेगमेंट रिपोर्टेबल है, बताइए कि नहीं। तो देखो सिंपल है, टैक्स वाला इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 260,
0.3, ये हो गया 4.7। अब इसको जोड़ दीजिए 1.5, 2.6, 4.7, ये हो गया 8.8। अब 8.8 का 10% बताइए कितना होता है? 0.88 होता है। तो 0.88 के हिसाब से ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये घटा के तब बात करनी है, यही मेन बात है। अभी पढ़ा ना, टैक्स शामिल नहीं होता, तो पहले घटा के तब बात करेंगे और तब उसके बेसिस पे हम कहेंगे तो भाई ठीक है। एक ये भी आ जाओ, कहता है सेगमेंट रिजल्ट आपको निकालना है, तो देखिए उसके लिए रेवेन्यू ये भी लेंगे और ये लोकेट हो रहा है तो एलोकेटेड भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी आए लेंगे। तो ये हो गया रेवेन्यू। एक्सपेंसेज में देखो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी लेंगे। इंटरप्राइज एक्सपेंसेज है तो उसको भी एलोकेट करेंगे, ठीक है। और एक्सपेंसेज ऑन ट्रांजेक्शन फ्रॉम अदर सेगमेंट ये भी लेंगे। एक मिनट, ये तो लेंगे बेटा ऊपर में, ये भी तो लेना था। तो ये तो हो गया सेगमेंट रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, सॉरी बेटा। अब ये एक्सपेंसिव तो ऐसे बांटेंगे ही, ऑपरेटिंग तो लेंगे ही, प्लस ये भी ले लेंगे। अरे कहाँ कुछ करना है, अपना एलोकेबल और दूसरे सेगमेंट का इनकम हो चाहे एक्सपेंस, यही तो लेना है। और ये ए है, ये बी है, ए और बी माइनस कीजिए, देखिए तो आंसर आ रहा है कि नहीं। ये T7 है। थोड़ा जल्दी करता हूं ना, मैं जानबूझ के करता हूं, है ना। रेगुलर क्लास में तो खूब आराम आराम से कराया है, काफी बच्चों ने वो क्लास ली भी है। जनवरी अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 299 रुपए, सिर्फ 299 में एनी सब्जेक्ट, मेरे अकाउंट ले लीजिए, कॉस्टिंग ले लीजिए, कोई भी जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहां ध्यान देनी है। आगे चलें, ये देखिए ये सब हो गया बेटा, और ये सब घटा लीजिए। ए माइनस बी कीजिए, आपका काम हो गया। ए माइनस बी कीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है बेटा। चलो एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लो। देखिए एक बिजनेस कई प्लेसेस पे तो ज्योग्राफिकल, एक कई मतलब एक प्लेस पे कई बिजनेसेज, एक्सपेंस नहीं बिजनेसेज, तो बिजनेस सेगमेंट। लेकिन डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट बिजनेस हो तो फिर हम कैसे बात करें? तो बोला गया कि डोमिनेंट सोर्स कौन सा है, बिजनेस या ज्योग्राफी, आप डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी सेगमेंट कौन है और सेकेंडरी कौन है। मतलब एक ही तरह का सेगमेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस तरह से है कि प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है, तो फिर बात करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी, गौर से देखिए, डोमिनेंट सोर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट और सर्विस है तो प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट होगा। डोमिनेंट मतलब ज्यादा रिस्क और रिटर्न किस बात पर डिपेंड करता है, और सेकेंडरी ज्योग्राफिकल होगा। लोकेशन के बेसिस पे तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट दोनों हो तो बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, और कोई नहीं हो तो जो मर्जी ले लो, हमें क्या दिक्कत है। कोई नहीं है तो जो मर्जी ले लो। फिर से देखो, प्रोडक्ट में रिस्क है तो बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी और बाद में सेकेंडरी। प्राइमरी की ज्यादा रिपोर्टिंग होगी, सेकेंडरी की कम होगी। लोकेशन पे प्रॉब्लम है तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट लो, बिजनेस सेगमेंट बाद में। दोनों हो तो बिजनेस को प्राथमिकता देनी है, ज्योग्राफिकल बाद में। और किसी में नहीं है, मतलब कोई डोमिनेंट नहीं है, हमारा काम चल रहा है, तो फिर जो मर्जी आपकी मर्जी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे इतना डिवीजन क्यों? क्योंकि प्राइमरी की थोड़ी इज्जत ज्यादा करनी है, ज्यादा डिस्क्लोजर करना है। प्राइमरी में क्या क्या करना है? सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। सेगमेंट रिजल्ट काउंट करते जाओ, लायबिलिटी मतलब एक्सपेंसिव नहीं, सीधे रिजल्ट। सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी, चार तो यही हो गया। रेवेन्यू, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, एसेट, लायबिलिटी, ठीक है। और पढ़ो कॉस्ट ऑफ सेगमेंट, ठीक है, मतलब फिक्स्ड एसेट, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल कॉस्ट लिख लो, कैपिटल कॉस्ट ऑफ सेगमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर सेगमेंट के अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब उसके तरक्की के चांसेस ज्यादा है, तो कितना आपने किया है ये आपको बताना है।
और डिप्शन और एमोटाइजेशन वो आप देख लीजिए, और अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस उसे भी आप देख लीजिए, अदर नॉन कैश एक्सपेंसेज है उसे भी आप देख लीजिए। चलें सेकेंडरी सेगमेंट। भाई सेकेंडरी सेगमेंट क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, या सेगमेंट रेवेन्यू, या सेगमेंट एसेट, ठीक है ना, या कैपिटल एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको देखना है। सेकेंडरी सेगमेंट में कम चीजें बतानी है। क्या क्या? सेगमेंट बता दो, सेगमेंट एसेट बता दो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दो। तो इसमें 7 चीजें बतानी है: रिजल्ट, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ सेगमेंट, डिप्रेसिएशन, अदर नॉन कैश। और इसमें सिर्फ 3 चीजें बतानी है, मतलब कम डिस्क्लोजर करना है, बड़ी सीधी बात है। बट अफसोस ये पूरा क्वेश्चन आपके पास कभी अभी तक नहीं आया जिसमें पूरी सेगमेंट आपको करके दिखानी है। अभी तक जो क्वेश्चन आए वो वैसे वाले ही आए हैं। तो आप एक क्वेश्चन इसमें देख लेना। और ये है बेटा हमारी तरफ से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, ठीक है ना, देख लेंगे इसको आप। चलिए फिर आज के लिए यही रुकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग रोज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 1:30 बजे हम आते हैं और किसी न किसी एक टॉपिक का खूबसूरत रिवीजन कराते हैं एडवांस अकाउंट का। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में 2 बार आते हैं, एक बार एफएम और एक बार कॉस्टिंग। ये डेली बेसिस पे हम रिवीजन कराते ही कराते हैं। अब एक नई चीज जोड़ रहा हूं, रोज 5 से 6 एसएम का रिवीजन मेरे बच्चों शुरू कर रहा हूं डेली। तो जिन बच्चों ने भी करना है 5 से 6 अपने घर पे जमे रहिए, पढ़ते रहिए। एसएम का रिवीजन डेली बेसिस पे मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको कॉन्साइज हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, पीडीएफ उसका। और इसके अलावा एक क्रिस्प चीजों को संक्षेप करते हुए आपका रिवीजन होगा, ताकि 3 पेपर आपका बढ़िया रहे। और टारगेट बेटा रिवीजन करते रहिए। अच्छे बच्चे तो देखिए इसमें स्कोर करते हैं 80+, 90+, लेकिन कम से कम 60+ तो करिए ही करिए। थोड़ी बहुत जो हमारी तरफ से मदद रोज बेसिस पे हो रही है, जब से आपका एग्जाम खत्म हुआ आपने देखा होगा, तब से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और डेली 1 घंटे 1.5 घंटे हम आपके साथ जरूर देते हैं बेटा, यूट्यूब के प्यारे बच्चों के लिए, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, खुद भी पढ़ें। और आपके आसपास अगर कोई स्टूडेंट हैं जो सीए इंटर में किसी कारण से रह गए थे, उनको भी बोलिए कि भाई तू भी देख ले, ठीक है ना। ये जो चैनल है इसको रिकमेंड करके उनको भी देखने के लिए बोलिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल कॉस्टिंग के साथ, और आज हम लोग मिलते हैं 5 बजे एसएम के साथ। ओके बाय।